जो हमारा टॉपिक है दैट इज डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस। तो अभी तक इस वाले चैप्टर में हमने देखा कि जो लाइट है, लाइट का हमने एक नेचर लिया, डिस्कस किया था कि लाइट के पास वेव नेचर है और वेव नेचर से हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं डिफरेंट फिनोमेना। जैसे कि हमने वेव नेचर से एक्सप्लेन किया इंटरफेरेंस, मीन इसके डार्क एंड ब्राइट बैंड्स का बनना। वो तभी पॉसिबल है कि जब हम लेते हैं क्रस्ट्स या ट्रफ्स। क्रेस्ट्स और ट्रफ्स वेव के साथ एसोसिएट होते हैं, तो हमने कहा कि ये पॉसिबल है इंटरफेरेंस या डार्क एंड ब्राइट बैंड्स का बनना तभी पॉसिबल है कि जब हम लाइट का कौन सा नेचर लेते हैं, वेव नेचर। इसी तरह की जब हम सिल्क्स बनाते हैं तो सिल्क से लाइट का मुड़ना या ऑब्स्टैकल्स के कॉर्नर से लाइट का मुड़ना, जिसे हम डायफ्रैक्शन बोलते हैं, ये पॉसिबल है कि जब हम लाइट का कौन सा नेचर लेते हैं, वेव नेचर। उसके बाद हमने देखा कि जो लाइट है, लाइट ने एक फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं किया बाय इट्स वेव नेचर, और वो वाला फिनोमेना जो है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने कहा कि जो लाइट है, लाइट इज मेड अप ऑफ द पैकेट्स और लाइट इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स को हमने नाम दिया है क्या, फोटॉन्स। अब कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन किया है लाइट ने बाय इट्स वेव कैरेक्टर, और कुछ को हमने एक्सप्लेन कर दिया है बाय इट्स पार्टिकल कैरेक्टर। अब डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस क्या है, या डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस क्या है? ये हाइपोथेसिस है, यानी इसने सोचा, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि जो नेट यूनिवर्स है, अगर ये यूनिवर्स दो ही चीजों का बना है, आइदर अगर ये बना है रेडिएशन का या एनर्जी का, अगर ये बना है, या अगर ये मैटर का बना है, तो अगर रेडिएशन के पास दो नेचर है, मीन्स कि अगर रेडिएशन के पास वेव नेचर भी है और रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर भी है। अब ये जो दोनों चीजें हैं ये यूनिवर्स में नेचर ने बनाई हैं, तो नेचर के रूल्स दो के अलग अलग, दो के लिए अलग अलग नहीं होंगे। मीन्स की रेडिएशन के लिए अलग रूल नहीं होगा, तो पार्टिकल के लिए या मैटर के लिए अलग रूल नहीं होगा। अगर रेडिएशन के पास ड्यूअल कैरेक्टर है, अगर रेडिएशन के पास ड्यूअल नेचर है, तो मैटर के पास भी यही होना चाहिए, मैटर के पास भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए। यानी अगर अभी तक हमने एक्सप्लेन कर दिया, या अभी तक अगर हमने माना है कि जो लाइट है, लाइट अगर चलती है तो ये वेव्स के फॉर्म में चलती है, जब ये स्ट्राइक करती है तो ये एज ए पार्टिकल स्ट्राइक करती है। या अगर वेव लाइट जब अगर एक ही मीडियम में चलेगी तो ये एज ए वेव चलती है, अगर मीडियम बदल जाएगा तो ये ऐसे बिहेव करती है, या इसका जो नेचर है वो नेचर भी क्या हो जाता है, वो बदल जाता है। जैसे कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देख लिया कि लाइट आ गई, जब वो मेटल सरफेस से स्ट्राइक हो गई है, तो मेटल सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद उसने वही ऐसा ही कैरेक्टर दिखाया, उसने वैसा नेचर दिखाया कि जैसे कि एक पार्टिकल उसके पास स्ट्राइक हो गया। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम को स्ट्राइक करती है लाइट, तो उसका मीडियम बदलने के साथ साथ उसका नेचर भी क्या होता है, बदलता है। तो पहले वाले मीडियम में वो एज ए वेव चलती थी, मगर जब वो दूसरे मीडियम को स्ट्राइक करती है तो वो कैसे उसको स्ट्राइक करती है, ऐसे पार्टिकल। अब नेचर में कितनी चीजें या यूनिवर्स में कितनी चीजें हैं, दो ही चीजें हैं, एक है एनर्जी और दूसरा या जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं, और दूसरा क्या है, मैटर। अब रेडिएशन के लिए हमने कहा कि रेडिएशन के पास नेचर जो है दैट इज ड्यूअल, दैट इज बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो नेचर के रूल्स दो चीजों के लिए अलग अलग नहीं, यानी दोनों चीजों को नेचर ने ही बनाया है, तो नेचर अपने दोनों चीजों के लिए अलग अलग रूल्स नहीं रहेंगे। यही चीज डी ब्रॉगली ने बताई। उसने कहा कि अगर रेडिएशन के पास ड्यूअल कैरेक्टर है, तो मैटर के पास भी क्या होना चाहिए, ड्यूअल कैरेक्टर होना चाहिए। और यही जो मैटर की ड्यूअलिटी है, या जो नेचर के दोनों चीजों के लिए सेम रूल है, इसी को हम कहते हैं कि नेचर लव सिमेट्री। यानी द डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक दैट नेचर लव सिमेट्री। सिमेट्री यही है कि अगर नेचर ने दोनों चीजों को बनाया तो दोनों चीजों के लिए नेचर का रूल अलग अलग नहीं होगा, दोनों चीजों के लिए नेचर के जो रूल्स है वो सेम होंगे, वो अलग अलग नहीं होंगे। अगर मैटर के, अगर रेडिएशन के पास ड्यूअलिटी है, ड्यूअल कैरेक्टर है, तो मैटर के पास भी क्या होना चाहिए, ड्यूअल कैरेक्टर। और मैटर की ड्यूअलिटी के लिए उन्होंने कहा कि एक वेव, यानी जिस तरह हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स को हमने पढ़ा है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, या इसी तरह मटेरियल वेव्स होती है, और इन्होंने यहाँ पे एक नई वेव का कॉन्सेप्ट लिया है जिसको हम मैटर वेव क्या बोलते हैं, मैटर वेव।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, पहले हम देखते हैं वेव्स क्या करते हैं। वेव्स जो है ना, वेव्स प्रोपगेट या वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट। अब ये जो वेव्स का प्रोपगेशन होता है, ये वेव्स का प्रोपगेशन दो तरीकों का होता है, आइदर लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो वेरी होते हैं। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है वही एनर्जी ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और जो मैटर वेव मटेरियल वेव्स होती है, मटेरियल वेव्स में हम कहते हैं कि जो जैसे कि साउंड हम लेते हैं, हम कहते हैं कि वहां पे कि जो ये वेव होती है, इस वेव को या एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसको ट्रांसफर करने के लिए हम कहते हैं कि मीडियम का होना जरूरी है। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। अब जो ये मीडियम होता है ना, मीडियम क्या करता है, मीडियम जो है मीडियम एनर्जी को ट्रांसफर करता है। क्या मीडियम खुद ट्रांसफर होता है? आंसर है मीडियम खुद ट्रांसफर नहीं होता है। ये मीडियम क्या करता है, ये मीडियम कहीं पे वाइब्रेट करता है और कहीं पे अपनी जगह ऐसे होता है। मीन्स कि अगर यहां से हमने धक्का दिया है, ये एनर्जी को ट्रांसफर इस वाले को करता है, ये इसको धक्का देता है, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आता है। तो ये मीडियम जो है, ये मीडियम अपनी जगह टू एंड फ्रो करता है या अप एंड डाउन करेगा, तो मगर एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। मीडियम मीन्स कि मीडियम अपनी जगह से चेंज नहीं होता है, मीडियम अपनी ही जगह पे रहता है। और एनर्जी जो है, एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। अब जो ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें मीडियम जो होता है, जिनमें मीडियम की जरूरत होती है, तो उनको हमने नाम क्या दिया है, मटेरियल वेव्स। अब जो ऐसी होती है जिनमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है, तो उनको हम नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जो थर्ड टाइप ऑफ वेव हमको दी है डी ब्रॉगली ने, इसने कहा कि जब ये मैटर चलता है, मैटर स्टेशनरी के साथ नहीं, मैटर जब चलता है, यानी जब एक पार्टिकल चलता है तो उस पार्टिकल के, उस मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है एक वेव। समझने की कोशिश करना कि डी ब्रॉगली ने क्या कहा। पहले हमें यह देखना है कि अगर रेडिएशन के पास दो नेचर है, तो डी ब्रॉगली ने कहा कि जो नेचर है, नेचर अपनी चीजों के लिए जो नेचर ने क्रिएट कर दी उनके लिए वो डिफरेंट रूल्स नहीं रखेगा। अगर मैटर और रेडिएशन को दोनों को नेचर ने बनाया, अगर रेडिएशन के लिए डिवालिटी है, अगर रेडिएशन के पास दो नेचर है, तो मैटर के पास भी कितने नेचर होने चाहिए, दो नेचर होने चाहिए। यही प्रिंसिपल जो है ना, इसी को हम कहते हैं दिस द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। अब जो मैटर है, अब मैटर के पास ड्युअलिटी कब आएगी, मैटर के पास वेव कब आ जाएगी, या मैटर जो ये डी ब्रॉगली है, डी ब्रॉगली ने कहा कि जो मैटर है, जब ये मैटर मूव करता है या जब पार्टिकल मूव करता है, तो उस मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है एक वेव। मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट क्या होती है, एक वेव एसोसिएट होती है। अब जो ये वेव है ना, ये वेव इसी पार्टिकल को क्या करती है, ये कंट्रोल करती है। यानी अगर पार्टिकल मूविंग नहीं होगा तो वेव उसके साथ एसोसिएट नहीं होगी। अब वेव उसके साथ कब एसोसिएट होगी, तो वेव उसके साथ तभी एसोसिएट होगी जब पार्टिकल केस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। अब अगर यहां से अगर हम मैटर का रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं, मैटर का रिप्रेजेंटेटिव क्या है, मैटर का रिप्रेजेंटेटिव है इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, क्या इलेक्ट्रॉन अब पार्टिकल के जैसे या गोली के जैसे जाएगा, तो डी ब्रॉगली ने कहा कि नहीं, ये ऐसे नहीं जाएगा, बल्कि जब मैटर या जब इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेगा, तो ये मूव कैसे करेगा, इसके साथ वेव, एक वेव एसोसिएट हो जाएगी, और वेव जो है ना, वो इसको पूरे इसके पाथ में वो इसको कंट्रोल करेगा। यानी विद एवरी मूविंग पार्टिकल ए वेव इज एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। अब मटेरियल या नॉन मटेरियल वेव्स में हमने वहां पे देखा था कि जो पार्टिकल होता था या मीडियम जो होता था वो अपनी जगह रहता था। क्या यहाँ पे मीडियम अपनी जगह रहेगा, तो डी ब्रॉगली ने कहा कि नहीं, बल्कि मीडियम जो है ना, मीडियम भी इस वेव के साथ क्या करेगा, मीडियम भी इस वेव के साथ करेगा। यानी यहाँ पे एनर्जी जब ट्रांसफर हो जाएगी ना, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, मीडियम क्या अपनी जगह रहेगा, नहीं, क्या वो टू एंड फ्रो बस करेगा, नहीं, बल्कि मीडियम भी वेव के साथ क्या करेगा, मीडियम भी वेव के साथ। यानी जब मैटर जो है, मैटर जब मूव करेगा, तो उस मैटर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट हो जाएगी। अब मैटर का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, रिप्रेजेंटेटिव मैटर का है इलेक्ट्रॉन। यानी हम मानते हैं कि मैटर किसका बना हुआ है, एटम्स का बना, एटम किसके बने हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन को हम मानते हैं कि दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैटर। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो इस मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट क्या हो जाएगी, वेव हो जाएगी।
अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो जब ये मूव करेगा ना, ये इस वेव के साथ ही या इसके साथ एसोसिएटेड जो वेव होगी ये इसी के साथ मूव करेगा। मींस अभी स्ट्रेट लाइन के बजाय कैसे वेव करेगा, वेव के फॉर्म में ये मूव करेगा। अब यही चीज जो है ना, इसी चीज को बाद में हेजनबर्ग ने भी देखा और हेजनबर्ग ने अपना प्रिंसिपल बना दिया जिसको हम कहते हैं हेजनबर्गस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्योंकि जब ये वेव्स जब इसके साथ एसोसिएट हो जाएंगे, अब ये एक ही वेव नहीं, तो उन्होंने कहा कि बंच ऑफ वेव्स इसके साथ एसोसिएट होती है। अगर इसके साथ बंच ऑफ वेव्स एसोसिएट हो गई है तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पे है, अगर इलेक्ट्रॉन को हम ढूंढते हैं ये कहां पे है, मींस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहां पे है, तो इन वेव्स में, इन बंच ऑफ वेव्स में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या यहाँ पे होगी, क्या वो इस वेव के साथ, क्या इस वो के साथ, इस वेव के साथ होगी। तो उन्होंने कहा कि ये लोकेट करना या ये ढूंढना ये इम्पॉसिबल है, यानी देयर इज अनसर्टेनिटी। अब जो ये मूविंग पार्टिकल है, अगर ये मूव करता है तो इसके पास वेलोसिटी है, मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। अब इसका मोमेंटम निकालना कैसा है, तो अगर इसकी पोजीशन अनसर्टेन है तो इसका मोमेंटम निकालना भी कैसा है, अनसर्टेन है। और वही प्रिंसिपल जो है ना, उसी प्रिंसिपल को हम नाम क्या देते हैं, हेजनबर्गस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हेजनबर्गस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम समझ सकते हैं जब हम पहले लेते हैं कि जो मूविंग पार्टिकल होता है, मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट क्या होती है, वेव होती है। समझ में आ रहा है। अब अगर मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट वेव होती है, तो हमने लाइट में लिया है, लाइट में हमने कहा कि जो लाइट है, लाइट इज मेड अप ऑफ द पैकेट्स कॉल्ड एज फोटॉन। तो फोटॉन का नेचर भी हमने कैसा बना दिया है, पार्टिकल नेचर। तो अगर फोटॉन भी पार्टिकल है तो उस पार्टिकल के साथ भी एसोसिएट क्या होगी, वेव होगी। और उसकी वेव जो उसके साथ एसोसिएट होती है तो उसकी वेव लेंथ को हमने निकाल दिया है। अगर उसकी वेव लेंथ को हम निकाल सकते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन की वेव लेंथ को भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस क्या कहती है, डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री क्या कहता है कि रेडिएशन और मैटर जो है, अगर रेडिएशन के पास ड्युअलिटी है तो मैटर के पास भी क्या होगा, ड्युअल नेचर होगा। अब ड्युअल नेचर कब उसमें आ जाएगा, यानी मैटर के पास ये वेव कब आ जाएगी, तो उसने कहा कि जो मूविंग पार्टिकल होता है, मूविंग पार्टिकल के पास के साथ एसोसिएट एक वेव होती है जो इसको कंट्रोल करती है। अब जो ये वेव उसके साथ एसोसिएट होती है तो उसकी वेव लेंथ किसके बराबर होगी, तो उसकी वेव लेंथ होती है बराबर लैम्ब्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय, where p is the momentum and lambda is the wave। अगर आप यहां से देखेंगे ना, इसी रिलेशन को अगर हम खूब जांचने की कोशिश करेंगे तो यही रिलेशन जो हमें देती है क्या, ड्युअलिटी का प्रिंसिपल। देखो p क्या है, p इज द मोमेंटम। अब मोमेंटम किसके साथ होता है, अगर हम देखेंगे, अगर हम क्लासिकल की बात करेंगे तो क्लासिकल में हम कहते हैं कि मूविंग पार्टिकल की, या जो पार्टिकल होता है जिसके पास मास होता है उसके पास मोमेंटम होता है। तो अगर मोमेंटम होता है मीनस पार्टिकल के पास मास होता है, उसके पास वेलोसिटी होती है, मीनस उसके पास मोमेंटम होता है। और लैम्ब्डा किसके पास होता है, वेव के पास होता है। तो डी ब्रॉगली ने कहा ना कि जो मूविंग पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल है जो इसके साथ वेव एसोसिएट होती है, उसकी वेव लेंथ किसके बराबर होती है, लैम्ब्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p। क्या है, मोमेंटम, या हम ऐसे कहेंगे ना p इज इक्वल टू h बाय लैम्ब्डा। मीनस लैम्ब्डा जी किसका है, वेव का है, p किसका है, पार्टिकल का है। तो वेव के साथ एसोसिएट पार्टिकल या पार्टिकल के साथ एसोसिएट वेव। तो अगर पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है वेव तो हम कहेंगे ना ये कैसा नेचर है, वेव नेचर है, ये ड्युअलिटी का नेचर है। समझ में आ रहा है। तो पहले हम लिखेंगे डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस, आप लिख लीजिए, आप इसको नोट कीजिए। देखो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली a moving particle sometimes acts as a wave, sometimes acts as a wave and sometimes as a particle, and sometimes as a particle, full stop। or a wave is associated with a moving particle, a wave is associated with a moving particle which controls the particle in every respect, which controls the particle in every respect। अब जो ये पार्टिकल के साथ एसोसिएट जो ये वेव है, इसी वेव को हम नाम क्या देते हैं, मैटर वेव, या इसको हम नाम देते हैं डी ब्रॉगली वेव। देखो द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल, the wave associated with the moving particle is called matter wave,
is called matter wave or de Broglie wave. De Broglie wave. Full stop. The wavelength is given by. The wavelength is given by. The wavelength is given by. The wavelength is given by lambda is equal to h by p. p क्या है? मोमेंटम. तो यहां हम लिखेंगे लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv. देखो where m and v is the mass and velocity of the particle. Is the mass and velocity of the particle, and h is Planck's constant. And h is Planck's constant. तो पार्टिकल के साथ एसोसिएट वेव होना ही यही ड्यूअलिटी है, यही डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस है. पार्टिकल के साथ एसोसिएट होना क्या? वेव, या वेव के साथ एसोसिएट होना मोमेंटम. तो यही क्या है? यही ड्यूअलिटी है. समझ में आ रहा है? एंड h क्या है इसमें? h is Planck's constant. तो h is Planck's constant. h is Planck's constant. इसके बाद आप देखो डेराइवेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ. डेराइवेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ मींस लैम्बडा को हमें निकालना है. देखो अगर हमें लैम्बडा को निकालना है तो लैम्बडा को निकालने के लिए डी ब्रॉगली ने किसका कॉन्सेप्ट यूज किया है? तो इन्होंने प्लैंक का कॉन्सेप्ट यूज किया, क्योंकि प्लैंक ने भी कहा है ना कि जो लाइट है, लाइट अब मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स कॉल्ड एज फोटॉन्स. अगर वो पार्टिकल्स की बनी हुई है, अगर वो पार्टिकल्स की बनी है तो पार्टिकल्स को हमको नाम क्या दिया है? उनको हमने नाम दिया है फोटॉन. अगर पार्टिकल है तो इसका मतलब है ना कि वो मैटर का, वो मैटर है. तो वो जो पार्टिकल उन्होंने दिया है तो उस पार्टिकल की एनर्जी उन्होंने कहा था कि वो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज रिलेटेड विद दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू h. समझ में आ रहा है? अब अगर हम देखेंगे न्यू का वैल्यू किसके बराबर होता है? c बाई लैम्बडा. तो हम यहां से देखेंगे E इज इक्वल टू hc डिवाइडेड बाई लैम्बडा. या हम ऐसे कहेंगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन. तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, बोलो आइंस्टाइन के हिसाब से E इज इक्वल टू किसके बराबर होती है? mc स्क्वायर के बराबर. तो E क्या है? एनर्जी. यहाँ पे भी E क्या है? एनर्जी. फर्स्ट और या ये वाली इक्वेशन जो है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बता हमको क्या मिलेगा? hc डिवाइडेड बाय लैम्बडा होता है बराबर किसके? mc स्क्वायर. c और c क्या हो जाएगा? कैंसिल. तो यहाँ से h बाय लैम्बडा का वैल्यू आ जाएगा किसके बराबर? mc. where c is the velocity, m is the mass. तो यहाँ से हम लिखेंगे ORR h डिवाइडेड बाय mv या mc इज इक्वल टू किसके बराबर? लैम्बडा. और लैम्बडा का वैल्यू आ जाएगा h डिवाइडेड बाय where p is the momentum. p क्या है? मास इनटू वेलोसिटी. समझ में आ रहा है? तो ये जो लैम्बडा है, लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p, लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv या h डिवाइडेड बाय p. और यही चीज जो है ये किसकी हाइपोथेसिस है? समझ में आ रहा है? तो हम इसको डिराइव कर सकते हैं, कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि डी ब्रॉगली ने भी वही चीज ली है जो हम पहले से आप जान चुके हैं, जो हम ये पहले से आपको हमको मालूम है कि प्लैंक ने क्या कहा है, आइंस्टाइन ने क्या कहा है, उन्हीं चीजों को हमने यूज कर दिया है और हमने यहाँ से वेवलेंथ निकाल दी, या यहाँ से हमने जो रिलेशन डी ब्रॉगली ने कहा था, जो डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस है, उसी हाइपोथेसिस को हमने यहाँ से डिराइव कर दिया. समझ में आ रहा है? अब देखो हमने देखा कि लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv, h डिवाइडेड बाय mv. अब लैम्बडा किस पे डिपेंड करता है? h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी या c इज द वेलोसिटी. अगर मैं v को यूज कर दूंगा तो mc के बजाय mv आ जाएगा, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. जरूरी ये नहीं है कि हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी c के बराबर होगी, बल्कि हम फोटॉन की वेलोसिटी जब लेते हैं तो फोटॉन की वेलोसिटी किसके बराबर होती है? c के बराबर. अब अगर कोई भी पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल की वेलोसिटी c के बराबर नहीं होगी, तो फुटबॉल की वेलोसिटी किसके बराबर होगी? v के बराबर. क्या उस फुटबॉल के साथ एसोसिएट वेव होगी? तो आंसर है हाँ, उसके साथ एसोसिएट वेव होगी. मींस कि विद एवरी मूविंग पार्टिकल ए वेव इज एसोसिएटेड.
अगर यहां से देखेंगे तो अगर h का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो लेमड़ा किस पे डिपेंड करता है, m पे, लेमड़ा किस पे डिपेंड करता है, v पे, वेयर m इज मास। अगर मास ज्यादा होगा, अगर मास क्या होगा, ज्यादा, इफ m इज वेरी वेरी लार्ज, तो बोलो लेमड़ा का वैल्यू क्या होगा, कम। अब अगर हम लेमड़ा को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें मास को क्या करना है, कम करना है। अब जो जितने पार्टिकल्स हम जानते हैं उन तमाम पार्टिकल्स में सबसे कम मास किसका है, तो उन तमाम पार्टिकल्स में सबसे कम जो मास है वो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास कम है, बोलो इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम यहां से कहेंगे ना कि लेमड़ा जो है, लेमड़ा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ उसके साथ एसोसिएट क्या होगी, कम होगी। अगर मास कम होगा तो वेवलेंथ उसके साथ एसोसिएट क्या होगी, ज्यादा होगी। मीन्स कि अगर मेरे पास अब एक इलेक्ट्रॉन है, अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल नेचर हम ये कहते थे कि जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, मीन्स गोले की तरह ये जाएगा, स्ट्राइक करेगा। मगर अब डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस के हिसाब से या ड्युअलिटी के हिसाब से जब मैं इलेक्ट्रॉन को मूव कराऊंगा तो क्या वो इलेक्ट्रॉन अब सीधे जाएगा या इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, तो आंसर है कि इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में जाएगा मीन्स वो ऐसे जाएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो यहाँ नहीं होगा बल्कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होगा। वो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, तो जब वो ऐसे जाएगा मीन्स उसके साथ एसोसिएट क्या हो जाएगी, एक वेव उसके साथ एसोसिएट। अब मैंने इलेक्ट्रॉन को भी फेंका और मैंने किसी बड़े ऑब्जेक्ट को भी फेंका जिसका मास ज्यादा होता है, तो दोनों के साथ एसोसिएट क्या हो जाएगी, वेव हो जाएगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन की वेव ऐसे है मीन्स कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये क्रेस्ट ये ट्रफ, फिर आ जाएगा क्रेस्ट और फिर आ जाएगा ट्रफ। अब अगर मैंने मास को बढ़ा दिया है तो जब मैं मास को बढ़ा दूंगा तो उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मीन्स कि उसकी वेवलेंथ ऐसे होगी, ये क्रेस्ट ये ट्रफ, फिर क्रेस्ट फिर ट्रफ। तो पहले वाले का आ रहा था ऐसे क्रेस्ट और ट्रफ, मीन्स ये मुझे दिखेगा। अब अगर ऐसा होगा, अगर मैंने मास को और बढ़ा दिया है तो वेवलेंथ और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मीन्स वो ऐसे आ जाएगी। अब ये चीज जो है ना ये मुझे नोट्स नहीं, ये मैं नोट्स नहीं कर सकता हूं कि जब ये वेवलेंथ क्या हो जाएगी और कम हो जाएगी। तो अगर मैं किसी बड़े चीज को उठाऊंगा तो मुझे दिखता है कि वो स्ट्रेट जाता है, अगर वो स्ट्रेट जाता है बोलो उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएट क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, जिसको मैं नोटिस नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है। तो यहां से हम कंक्लूजन्स लिख सकते हैं। आप लिखो कंक्लूजन्स फ्रॉम डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, पहले ये चीज आप लिख लेना, फिर इसके बाद कंक्लूजन्स फ्रॉम डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। देखो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। नंबर फर्स्ट, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। नंबर फर्स्ट, lambda is inversely proportional to m. For a heavier moving body या moving particle, for a heavier moving particle, the de Broglie wavelength associated is, the de Broglie's wavelength associated is very very small. अगर m का वैल्यू अब कम होगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। आप देखो एंड वाइस वर्सा। नंबर सेकंड, तो ये m के साथ हमने देखा। अब नंबर सेकंड हम ऐसे कहेंगे कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, where v is the velocity, where v is the velocity। देखो दोनों चीजों का आंसर हमको यहीं पे मिलेगा। नंबर फर्स्ट, अब इलेक्ट्रॉन जो है ना, क्या इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, कम, उसके साथ एसोसिएट क्या होती है, वेवलेंथ। अगर उसके साथ एसोसिएट वेवलेंथ तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। अब दूसरी चीज जो है, जो लैम्डा को कंट्रोल करके रखी हुई है, अब लैम्डा को कंट्रोल करके रखी है v, अगर ये m कम होगा तो v क्या होगी, ज्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन का हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, समझ में आ रहा है। मास के हिसाब से उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब वेलोसिटी उसके पास ज्यादा होती है, अगर वेलोसिटी उसके पास ज्यादा होती है तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, समझ में आ रहा है। देखो इट मींस if a particle moves faster, if a particle moves faster, the de Broglie wavelength associated with it is very very small and vice versa. The de Broglie wavelength associated with it is very very small and vice versa.
अगर v का वैल्यू 0 होगा, शाबाश, अगर v का वैल्यू 0 होगा, बोलो 1 बाई लेमड़ा का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? 1 बाई 0 का वैल्यू किसके बराबर होता है? शाबाश, इंफिनिटी के बराबर। तो लेमड़ा का वैल्यू क्या होगा? तो इसका मतलब है ना कि अगर v का वैल्यू 0 है, बोलो पार्टिकल मोशन में है या रेस्ट में है? पार्टिकल रेस्ट में। बोलो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? उसकी वेवलेंथ किसके बराबर होगी? लेमड़ा के बराबर। अब वेवलेंथ का वैल्यू क्या होता है? वेवलेंथ का वैल्यू होता है ना एक रेस्ट और एक तरफ। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है ना उसकी वेवलेंथ यहां से स्टार्ट होगी, अभी एंड कहां पे हो जाएगा? लेमड़ा पे, ये इन्फिनिटी पे। समझ में आ रहा है? या हम ऐसे कहेंगे कि अगर v का वैल्यू 0 होगा ना तो लेमड़ा वेवलेंथ उसके साथ एसोसिएट भी किसके बराबर होगी? मीनस उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएट नहीं होगी, क्योंकि डी ब्रॉगली ने कहा ना कि ये वेवलेंथ तभी आती है व्हेन द पार्टिकल इज इन मोशन। अगर पार्टिकल रेस्ट में है, क्या उसके पास वेवलेंथ एसोसिएट होगी? आंसर है उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएट नहीं होगी। देखो तीसरा पॉइंट, if v is equal to 0 if v is equal to 0, lambda is equal to infinity, and if, दूसरी चीज भी हम यहीं से लिखेंगे, अगर v क्या होगा? इंफिनिटी, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? 0, एंड इफ v is equal to infinity, lambda is equal to 0. Stop. It means the waves are associated with the particles only. The waves are associated with the particles only when they are in motion. When they are in motion. समझ में आ रहा है? तो डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस जो है, इस चीज को अब आप जहन में रखेंगे। डी ब्रॉगली ने क्या कहा, फिर एक बार मैं रिपीट करता हूं। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि जो मूविंग पार्टिकल होता है, मूविंग पार्टिकल के साथ भी एसोसिएट क्या होती है? वेव होती है। ये उन्होंने कहा था क्योंकि उन्होंने नेचर ऑफ सिमेट्री को यूज कर दिया। तो अगर नेचर ऑफ सिमेट्री के हिसाब से अगर वेव्स के पास या रेडिएशंस के पास ड्युअलिटी है, तो मैटर के पास भी क्या होनी चाहिए? ड्युअलिटी। और इसी चीज को डी ब्रॉगली ने यूज कर दिया, और उन्होंने जो कहा था उसी चीज को हमने नाम क्या दिया है? हाइपोथेसिस। और बाद में जो उन्होंने कहा था कि जो मूविंग पार्टिकल होता है, मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है वेव, और वही वेव उसको क्या करती है? वही वेव उसको ये कंट्रोल करती है। और उनकी वेवलेंथ, जो वेव एसोसिएट होती है मूविंग पार्टिकल के साथ, उसकी वेवलेंथ किसके बराबर होती है? लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv। और बाद में हमने प्लैंक्स कॉन्सेप्ट को यूज कर दिया, और हमने देखा कि जो फोटॉन होता है या जो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, तो उनके साथ भी वेवलेंथ क्या होती है? एसोसिएट। और हमने इसको डिराइव कर दिया कि लैम्डा किसके बराबर होता है? h/v के बराबर। तो विद एवरी पार्टिकल अ वेव इज एसोसिएटेड। तो अगर वेव एसोसिएट होती है, तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल के पास भी कैसा है? ड्युअलिटी का कैरेक्टर है। अब यही चीज हमने यूज कर दी है। हमने देखा कि क्या इलेक्ट्रॉन के साथ भी एसोसिएट होती है वेव? क्या डी ब्रॉगली की वेव एसोसिएट किसके साथ भी होती है? इलेक्ट्रॉन के साथ भी होती है। अगर वो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट होती है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? और वही चीज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन पे स्विच करने से पहले हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? देखो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ? व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated with an electron? What is the de Broglie wavelength associated with an electron moving with a speed 5.4 into 10 raised power 6 meters per second, 5.4 into 10 raised power 6 meters per second, and with a football of mass 150 grams, traveling at a speed of 30 meters per second, traveling at a speed of 30 meters per second। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो हम जानते हैं 9.1 into 10 raised power minus 31 kg। आप लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 into 10 raised power minus 31 kg।
प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू भी है, वो हम जानते हैं 6.63 into 10 raised power -34 जूल्स पर सेकंड। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन को फिर एक बार आप देख लीजिए। व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए मूविंग इलेक्ट्रॉन, moving with an electron moving with a speed of 5.4 into 10 raised power 6 meters per second and with a football of mass 150 grams and moving with a speed of 30 meters per second। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया गया है और h का वैल्यू भी दिया गया है। तो हमारे पास जो रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv, हम इसको यूज करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो हमको वेवलेंथ निकालनी थी इलेक्ट्रॉन की, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन की और एक फुटबॉल की। तो हमने देखा कि लैम्डा का फॉर एन इलेक्ट्रॉन मास दिया गया है 9.1, v का वैल्यू भी दिया गया है 5.4 into 10 raised power -6 meters per second। लैम्डा का वैल्यू है किसके बराबर? अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा इज इक्वल टू h by m या h by p। तो हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है, तो 0.135 into 10 raised power -9, 10 raised power -9 किसके बराबर होता है? नैनोमीटर। तो लैम्डा ई का वैल्यू मींस वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आ गया 0.135 नैनोमीटर्स। अब बॉल के लिए हमने देखा कि फॉर ए बॉल लैम्डा बी का वैल्यू होगा h डिवाइडेड बाय m, m दिया गया है 150 ग्राम्स। 150 ग्राम्स को अगर मैं केजी में कन्वर्ट कर दूंगा तो 150 into 10 raised power कितना आ जाएगा? -3 इनटू v का वैल्यू दिया गया है दैट इज 30। तो जब हमने इसको सॉल्व कर दिया तो ये वाला वैल्यू कितना आ गया है? 1.47 into 10 raised power -30। अब -34 और यहाँ पे आ रहा है 10 raised power -9। अब अगर 10 raised power -9 और 10 raised power -34 की हम बात करेंगे, बताओ वेवलेंथ एसोसिएट किसके साथ ज्यादा? क्या इलेक्ट्रॉन के साथ होगी या फुटबॉल के साथ होगी? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन के साथ। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को भी देखूं, फॉर एग्जांपल अगर कहीं बाय एनी मींस अगर मुझे इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया और मैंने फुटबॉल को भी डाल दिया छोड़ दिया है, तो इन दोनों में मुझे वेव एसोसिएट यानी जो वेव विद मूविंग पार्टिकल जो होगी वो मुझे दिखाई देगी किसके साथ? वो मुझे दिखाई देगी इलेक्ट्रॉन के साथ। समझ में आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ यहाँ पे है दैट इज इक्वल टू 10 raised power -9 और जो इसके साथ एसोसिएटेड दैट इज 10 raised power -34। मींस कि जिसका मास ज्यादा था उसकी उसकी वेवलेंथ या जो वेवलेंथ उसके साथ एसोसिएटेड उसका वैल्यू क्या होता है? कम होता है। समझ में आ रहा है? जब वेवलेंथ कम हो जाएगी तो हमको ऐसे दिखने के बजाय बल्कि हमको ऐसे एक स्ट्रेट लाइन जैसे दिखेगी, इसीलिए हमको बड़े बड़े पार्टिकल्स या जो जिनका मास ज्यादा होता है वो हमको दिखते हैं कि ये किस लाइन में जा रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में। क्या उनके पास ड्युअलिटी नहीं होती? आंसर उनके पास ड्युअलिटी होती है। उनके पास भी वेव नेचर होता है या वेव उनके साथ एसोसिएट होती है, मगर वो वेव जो उनके साथ एसोसिएट होती है उसका उसकी जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ क्या होती है?